आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई एपिसोड 13। नंदिनी ने उधर उधर देखकर रास्ते को समझने की कोशिश की, तभी उसे वहां से कुछ दूरी पर घुमावदार सीढ़ियां नजर आई। वो नीचे जाने लगी, तभी राजकुमारी नंदिनी उसके पास आई। हम जानते हैं हमें आप देख नहीं सकती और ना ही हमें महसूस कर सकती हैं, फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। राजकुमारी नंदिनी ने महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ देखकर कहा, फिर वो नंदिनी के सामने जाकर खड़ी हो गई। महेंद्र प्रताप सिंह उनकी तरफ से हैरान निगाहों से देख रहे थे। राजकुमारी नंदिनी ने आगे कहा, अगर ये हमारी वंशज हुई तो हमारे आर पार नहीं जा पाएंगी। हमारा शरीर इनके लिए एक रोड़े का काम करेगा। ऐसा कहकर राजकुमारी नंदिनी ने नंदिनी की तरफ देखा, जो अपनी धुन में खोई हुई नीचे की तरफ जा रही थी। अचानक राजकुमारी नंदिनी से टकराई। ऐसा होने से नंदिनी के साथ साथ राजकुमारी नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। महेंद्र प्रताप सिंह जल्दी से उन दोनों के पास आए और कहा, इसका मतलब ये लड़की कोई सामान्य चंद्रवंशी नहीं है, ये आपके राजघराने से संबंधित है। वही नंदिनी का सर राजकुमारी नंदिनी के आत्मिक शरीर से टकराने पर वो भी हैरान थी। वो खुद से बोली, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मैं किससे टकराई। नंदिनी अपना हाथ हवा में लहरा रही थी, तभी राजकुमारी नंदिनी वहां से दूसरी तरफ हट गई। कोई है यहाँ पर, कोई ऐसा जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, कोई भूत या कोई कोई तो यहाँ जरूर है, प्लीज जवाब दो। नंदिनी ने हिम्मत करके जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज उस जगह पर गूंजी। आप इससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कीजिए, शायद फिर ये हमारी कुछ मदद कर सके। होरा मिस्की, महेंद्र प्रताप ने सुझाव दिया। राजकुमारी नंदिनी ने उसके बात पर हामी भरी। वो नंदिनी के पास आई और उसका हाथ पकड़ा। उन दोनों के मरने के बाद उनकी आत्मा ऊर्जा के रूप में मौजूद थी। ऐसे में वो किसी चीज को पकड़ नहीं सकते थे। राजकुमारी नंदिनी भी काफी हैरान हो रही थी। इतने सालों में वो पहली बार किसी को छू पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। वही नंदिनी के चेहरे पर डर के भाव थे। कोई वहां मौजूद नहीं था और किसी ने उसके हाथ को कस के पकड़ रखा था। कौन है यहाँ? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। राजकुमार नंदिनी ने तुरंत अपना एक कंगन निकाला, नंदिनी के हाथ में पहना दिया। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नंदिनी को अपने हाथ में कुछ महसूस हो रहा था। वो उसे निकालने की कोशिश करने लगी, तभी उसे राजकुमारी नंदिनी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मत कीजिएगा, वरना हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। उनकी आवाज़ सुनकर नंदिनी चौंक गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, तब हाथ में भी कुछ नहीं था, लेकिन उसे कुछ पहना हुआ महसूस भी हो रहा था। देखिए, आप कौन हैं? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, और आपने ये क्या किया है मुझे मेरे हाथ में? नंदिनी बोल रही थी, तभी राजकुमारी नंदिनी ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, घबराओ मत राजकुमारी। राजकुमारी, शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आखिर आप हैं कौन? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? नंदिनी ने अपने डर को काबू करके जवाब दिया। महल में आने के बाद उसे इतना तो साफ हो गया था कि यह जगह आम नहीं है। उसने बहुत कम समय में खुद के डर पर काबू पाकर परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया था। हम राजकुमारी नंदिनी हैं, आप भी राजकुमारी नंदिनी हैं। बस फर्क इतना है कि आप इस सदी में हैं और हम। राजकुमारी नंदिनी बोल रही थी, तभी नंदिनी ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, और आप 11वीं सदी से। राजकुमारी नंदिनी का नाम उसके लिए नया नहीं था। किताब के जरिए वो उसे पता चल चुका था कि उनकी आत्मा इस महल में कैद है। बस फर्क इतना था कि आज पहली बार वो उनसे रूबरू हो रही थी। आप राजकुमारी नंदिनी हैं जिनके प्रताप सिंह बलि देना चाहते थे। उन्हें उनके बुरे इरादों में कामयाब होने से रोकने के लिए आपके हस्बैंड ने आपको मार दिया। आपको मारने के बाद उन्होंने आपकी आत्माओं को यहीं पर कैद कर दिया, और अब फिर से वो अर्जुन की शादी करवाकर उसकी वाइफ की बलि देना चाहते हैं। नंदिनी को जितना भी मालूम था वो सब उसने राजकुमारी नंदिनी के सामने रखा। आप लोग मुझसे बात करने आए हैं, इसका मतलब वो सब सच था। उसके मुंह से सारी बातें सुनकर राजकुमारी नंदिनी और महेंद्र प्रताप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजकुमारी नंदिनी ने उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए राजकुमारी, आप तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा सब जानती हैं, और हमने नहीं सोचा था आप इतनी बहादुर होंगी। आपकी जगह कोई और होता तो इस वक्त हमारी आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाता, लेकिन मैं क्यों बेहोश होंगी? मैं तो सब कुछ जानती हूँ ना, और आपने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं आपको यहाँ से आज़ाद कर सकूँ, नंदिनी ने बताया। उसकी बात सुनकर राजकुमारी नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। महेंद्र प्रताप सिंह नंदिनी से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए राजकुमारी नंदिनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, और आपको ये किसने कहा कि हमने आपको यहाँ बुलाया है? हमने तो पहली बार आपको महल में देखा था। आपको देखने के बाद आपके चंद्रवंशी होने का एहसास हुआ था, फिर हम आपको यहाँ क्यों बुलाएंगे? तो फिर मुझे वो किताब किसने भेजी होगी जिसके अंदर सारा सच लिखा था? सच कहूँ तो उस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे आपने ही मुझे अपने पास बुलाया हो।
ऐसा कुछ नहीं है, हम एक चंद्रवंशी को इस महल की चौखट पार करने दे ही नहीं सकते। हमने आपको भी बहुत रोका था, यहाँ आपकी जान को खतरा है, आपको जल्द से जल्द महल छोड़कर चले जाना चाहिए। राजकुमारी नंदिनी ने नंदिनी को आगाह करने की कोशिश की। मैं तो चली जाऊंगी, बट आप लोगों का क्या? आप लोग वापस यहीं पर कैद होकर रह जाएंगे। मैं ये कभी नहीं चाहती। नंदिनी ने अपने दिल की बात उनके सामने रखी। उसकी बात सुनकर महेंद्र प्रताप सिंह और राजकुमार नंदिनी की आंखें छलक गई। इतने सालों में पहली बार किसी को उनकी कैद का एहसास हुआ था। इन्हें समझाइए राजकुमारी, हम इस कैद से बाहर ना निकले तो चलेगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर कैद हो गई तो इससे वो सब सहन करना होगा जो सदियों से हम सहन कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप ने अपने जज्बातों को काबू करके कहा, तुम हमें आज़ादी नहीं दिला सकती, ये बहुत मुश्किल है और वक्त बहुत कम है। देखो राजकुमारी, तुम हमारी वंशज हो, इसीलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में बीते। बेहतर होगा कि इस महल और इस जगह से दूर चली जाओ। इन लोगों को इस बात का संदेह हो चुका है कि अर्जुन से जिसकी शादी हो रही है वो लड़के चंद्रवंशी नहीं है। तुम्हारा सच पता लगाने में इन्होंने देर नहीं लगेगी। रात की तो हमने तुम्हें बचा लिया, पर हर बार ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। ईश्वर के लिए हमारी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी नंदिनी ने हर संभव तरीके से नंदिनी को समझाने की कोशिश की। इतने दिनों तक आप मेरे लिए एक किताब का किरदार थी, जो सच है भी या नहीं इस बात पर डाउट था, पर आज ये सब पता चला है कि आप मेरी ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैं आपको इस हाल में छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, पर हाँ, आपको ज़रूर पता होगा। आपने मुझसे बात की है तो मेरी मदद भी ज़रूर करेंगी। कुछ भी करके मैं आपको यहाँ से निकाल कर रहूँगी। नंदिनी राजकुमारी नंदिनी की बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने मन की बात उनके सामने रखी। वहाँ काफ़ी देर तक राजकुमारी नंदिनी और नंदिनी के बीच बहस चलती रही। जहाँ राजकुमारी नंदिनी उसे वहाँ से जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, वहीं नंदिनी भी अपने इरादों पर अडिग थी। वो हर हाल में उन्हें वहाँ से मुक्ति दिलाना चाहती थी। एक लंबे बहस के दौर के बाद राजकुमारी नंदिनी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु तुम्हें भी हमारी कुछ बातें माननी होंगी। उनके यहाँ कहते ही नंदिनी खुशी से झूम उठी। वो उन्हें देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। आई विश मैं आपको देख सकती। सच कहें तो आपकी आधी बातें हमें समझ नहीं आ रही बात हमें देखने की, तो एक दिन हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ज़रूर आएंगे। फिलहाल के लिए कुछ भी करके महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर भूल कर भी कदम मत रखिएगा। राजकुमारी नंदिनी अच्छे से जानती थी कि महल के ऊपरी हिस्से में प्रताप सिंह अपने तीनों पतियों के साथ रहते थे। वो हिस्सा देखने में तो काफ़ी सामान्य था, लेकिन महल पर किए गए काले जादू की नींव का हिस्सा था। लेकिन मैं तो वहाँ जा चुकी हूँ और वहाँ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। और तो और मैं तो प्रताप सिंह जी के कमरे में भी गई थी। नंदिनी ने मासूमियत से कहा, इसका मतलब उन्होंने आपको महसूस कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप इस कड़ी के माध्यम से हमसे बात कर सकती हैं। हम आपके पास ही रहेंगे। अब आप नीचे जाइए, राजकुमार नंदिनी ने कहा। उनकी बात मानकर नंदिनी कहाँ से जाने को हुई। तभी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इन्हें कहें कि अर्जुन से दूर रहे, खासकर आने वाले 3 दिनों तक। राजकुमार नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और पीछे से नंदिनी को कहा, हम अर्जुन के प्रति आपके लगाव को समझ सकते हैं, पर फिलहाल के लिए उनसे दूर रहने में ही आपकी और उनकी भलाई है। राजकुमारी नंदिनी की बात सुनकर नंदिनी के कदम वहीं रुक गए। वो पीछे की तरफ पलटी और बुझी आवाज़ में कहा, आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी नंदिनी, अब खुद ही मुझसे दूर रहेगा वो। हम आपके प्रेम को समझ सकते हैं। बरसों पहले हमने भी प्रेम किया था। राजकुमारी नंदिनी ने नरमी से कहा। नंदिनी ने जब आप में एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। राजकुमारी नंदिनी से बात करने के बाद वो नीचे जा रही थी। वो पहली बार राजकुमारी नंदिनी से बात करके बहुत खुश थी और अब उसे उन्हें मुक्ति दिलाने का रास्ता भी मिल गया था। राजकुमारी नंदिनी मेरी ही वंशज से रिलेटेड हैं। आई एम सो हैप्पी टू नो दिस। अब तक मैं अपनी फैमिली को ढूंढती रही और मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो भी राजकुमारी नंदिनी की फैमिली से। नंदिनी ने अपने मन में कहा। तभी उसे याद आया कि पार्थ भी उसी परिवार से बिलोंग करता है। इसका मतलब पार्थ मेरा रिलेटिव है, वो मेरा भाई या कुछ और हो सकता है। पार्थ के खुद से संबंधित होने के बारे में सोचकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तक उसके पास मंजिल तो थी नहीं, उस राजकुमारी नंदिनी को यहाँ से आज़ाद करवाना था, लेकिन अब उसे उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया था। वो अपनी खुशी और पार्थ से अपने रिश्ते को बताने के लिए नीचे आई कि तभी उसे साक्षी मिली। अपनी धुन में खोए हुए नंदिनी साक्षी से टकरा गई। तुम अब तक कहाँ थी? अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आ रही थी कि बड़े दादा सा ने सबको महल की ऊपरी मंजिल में बुलाया है। वो वहाँ कुछ विशेष बात बताने वाले हैं। उन्होंने कहा है महल में मौजूद हर छोटा बड़ा मालिक नौकर वहाँ मौजूद होना चाहिए, यहाँ तक कि मेहमान भी। तो चलो तुम भी साथ में ऊपर चलती हैं। जैसे ही साक्षी ने ऊपर चलने की बात कही, नंदिनी को राजकुमार नंदिनी की कही बात याद आ गई। जहाँ उन्होंने उसे ऊपर जाने के लिए मना किया था, इसका मतलब राजकुमार नंदिनी सही थी। प्रताप सिंह कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है।
जानती उन्होंने ऊपर जाने से मना किया है, लेकिन जब तक उसके पास नहीं जाऊंगी तब तक पता कैसे चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। नंदिनी ने अपने मन में कहा। फिर उसने साक्षी से कहा, ठीक है भाभी, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। उधर से आ रहे उर्मिला देवी ने उन दोनों की बातों को सुना। उन्होंने अपने मन में कहा, नंदिनी किसी भी हाल में ऊपर की मंजिल में नहीं जानी चाहिए। ये चंद्रवंशी है और वो हिस्सा इसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें रोकने के लिए उर्मिला तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। उर्मिला ने साक्षी को पीछे से आवाज़ लगाई, साक्षी रुको। उसकी आवाज़ सुनकर साक्षी वहीं रुक गई। उर्मिला उनके पास जाकर बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी, मैंने तुम्हें कुछ काम बोले थे और तुम बातें करते हो इधर उधर टहल रही हो। घर में शादी है, 100 काम होते हैं। उर्मिला ने साक्षी को इशारे से ऊपर जाने के लिए कहा। उसके वहाँ से हटती उर्मिला ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, अब तक तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। उम्मीद करते हैं इस बात को तुम हल्के में नहीं लोगी। तुम्हारे लिए ऊपर जाना सेफ नहीं है। बेहतर होगा अपने कमरे में बैठो। जब आपको पता है कि मैं यहाँ आपकी बात नहीं सुनने वाली तो फिर मुझे अवेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है आंटी। उसके इस रवैये से उर्मिला को बहुत गुस्सा आया। वो उसे जाते हुए देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आजकल के बच्चे इतने ज़िद्दी क्यों होते हैं? बस अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते, चाहे खतरा इनकी जान पर ही क्यों ना हो। वो वहाँ पर खड़ी नंदिनी को देख रही थी, तभी उनकी नज़र सामने से आ रहे पार्थ और उन्नति पर पड़ी। पार्थ को देखकर उन्होंने खुद से कहा, इन्हें तो हम भूल ही गए थे, ये भी तो चंद्रवंशी हैं। ऊपर से राजकुमार नंदिनी के खानदान से भी संबंध रखते हैं। हमें इन्हें कैसे भी करके सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। वो तेज़ी से पार्थ और उन्नति के पास गई। उन्होंने उन्नति से कहा, उन्नति, हमें पता चला है कि तुम पार्थ को पसंद करती हो। उर्मिला ने बात को बिना घुमाए सीधे सीधे पूछा। उनकी बात सुनकर उन्नति और पार्थ उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। पार्थ ने उन्नति का हाथ पकड़ा ताकि उसे घबराहट ना हो। उन्नति के बजाय पार्थ ने जवाब देते हुए कहा, हम आपको इस बारे में बताने ही वाले थे आंटी। तुम दोनों कुछ कहो उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। उन्नति, तुम प्लीज़ फ़िलहाल के लिए इसे लेकर ऊपर मत जाना। अगर दादा साहब ने इसे, उर्मिला अप्रत्यक्ष रूप से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्नति ने बीच में बोलते हुए कहा, नहीं बड़ी माँ, हम लोग तो वैसे भी ऊपर जाने के बारे में नहीं सोच रहे थे। हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। आप बुरा ना माने तो हम ऊपर ना जाएं तो चलेगा क्या? पिछली बार ऊपर जो भी हुआ था उसके बाद उन्नति काफ़ी घबरा गई थी, इसीलिए वो ऊपर जाने से बचना चाहती थी। कुछ वही हाल हेज़ल और गौरव का भी था। पार्थ को दादा साहब जानते नहीं हैं, लेकिन तुम ऊपर नहीं गई तो वो तुम्हारे बारे में पूछेंगे। उर्मिला देवी ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर उन्नति ने घबराई हुई नज़रों से पार्थ की तरफ देखा। पार्थ को अभी तक उस बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी उन्नति का साथ देते हुए उसने कहा, आंटी, अगर उन्नति की तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्यों फोर्स कर रही हैं? आप उन्हें बोल दीजिएगा वो अपने रूम में आराम कर रही है और मैं इसकी केयर करने के लिए इसके पास रुक गया हूँ। उन्नति को उसके कमरे में छोड़ने के बाद पार्थ उसके लिए पानी लेने जा रहा था। वहीं नंदिनी भी अब तैयार हो चुकी थी। वो ऊपर जाने के लिए अपने कमरे से निकली, तब उसे पार्थ दिखाई दिया। पार्थ को देखकर उसे राजकुमार नंदिनी की कहीं बात याद आई, जब उसे पता चला था कि वो इन्हीं के राजघराने से संबंधित है। पार्थ भी तो राजकुमार नंदिनी की फैमिली से बिलोंग करता है। हम दोनों एक फैमिली से हैं तो ये मेरा भाई हुआ ना। नंदिनी ने उसकी तरफ देख कर सोचा। पार्थ, नंदिनी ने उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर पार्थ नहीं रुक गया। कुछ काम था तुम्हें? उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा। नंदिनी उसके पास जाकर बोली, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सगाई के बाद हम सबसे बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। हाँ, सही कहा। उन्नति भी कुछ बताने का बोल रही थी। हेज़ल और गौरव भी नज़र नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो ये सब बात करने का सही मौका है, क्योंकि घर के सभी लोग ऊपर जा रहे हैं। पार्थ ने जवाब दिया, हाँ, ऊपर के फ्लोर पर तो मैं भी नहीं जाने वाली थी। तुम अच्छे से जानते हो, जब तक हम प्रताप सिंह के बारे में पूरा सच पता नहीं लगाएंगे तब तक उनसे कैसे निपटना है हमें नहीं पता चलेगा। उसकी बात सुनकर पार्थ हल्की सख्त आवाज़ में बोला, पागल मत बनो। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? वैसे भी कुछ देर पहले उर्मिला आंटी में बोल कर गई थी कि मैं ऊपर ना जाऊं। भले ही उन्होंने उन्नति के सामने क्लियरली ना बोला हो, लेकिन मैं उनके कहने का मतलब समझ रहा था। मैं चंद्रवंशी हूँ, इस वजह से वो मुझे ऊपर जाने से रोकना चाहती थी। हाँ हाँ, ठीक है। उन्होंने मुझे भी ऊपर जाने से मना किया था, पर मैं जाना चाहती हूँ। तुम जानबूझकर खाई में कूद रही हो। उनसे निपटने के और भी तरीके हैं। ये अच्छा मौका है, हम सब बैठकर बात करते हैं। उर्मिला देवी की तरह पार्थ ने उसे भी समझाने की कोशिश की। नंदिनी ने कुछ क्षण उसके बारे में सोचा और फिर अपने मन में कहा, राजकुमार नंदिनी ने अभी भी मुझे ऊपर जाने से मना किया था और अब उर्मिला आंटी भी रोक रही हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा मुझे ऊपर जाना चाहिए या नहीं। नंदिनी अपने उधेड़पुर में खोई थी, तभी उसे सामने से अर्जुन आता दिखाई दिया। उसे देखते ही उसे रात की बात याद आ गई, जब नंदिनी ने उसे अपने दिल की बात बताई थी। सब कुछ जानने के बाद भी अर्जुन ने इसे इस रिश्ते से के लिए मना कर दिया था। उसे देखकर नंदिनी की आंखें डबडबा गई। अर्जुन ने एक पल उसे रुक कर देखा और फिर कुछ कहा नहीं। वो ऊपर चला गया। लगता है ये अब तक तुमसे नाराज़ है। उसे ऊपर जाता देख पार्थ ने कहा।
हाँ, सही कह रहे हो। शायद मुझे नीचे जाना चाहिए। वैसे भी जहाँ अर्जुन है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसी में दोनों की भलाई है। उन्होंने वहाँ हेज़ल और गौरव को बुला लिया। सब वहाँ इकट्ठा होते ही नंदिनी ने कमरा बंद कर लिया। वो पांचों एक साथ थे और सबको एक दूसरे से कुछ न कुछ बताना था। महल के ऊपरी हिस्से में प्रताप सिंह के बुलाए मुताबिक सब इकट्ठा हो चुके थे। बाकी परिवार वालों के साथ अर्जुन और रावी बीच में खड़े थे। प्रताप सिंह ने रावी को वहां देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने मिस्टर और मिसेस चौहान की तरफ देखा। प्रताप सिंह उनकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराए और फिर बात करने के लिए मिस्टर और मिसेस चौहान के पास गए। उन्होंने उन दोनों के पास आकर दबी आवाज़ में कहा, हमने तुमसे कहा था ना इस लड़की को लेकर रातों रात यहाँ से दफ़ा हो जाना। फिर तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा। मिसेस चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। सबके वहाँ आने के बाद रविंद्र प्रताप सिंह बोले, बड़े दादा साहब, आज आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये हिस्सा आपके पूजा और अनुष्ठान के लिए है। फिर हम सबका यहाँ क्या काम? हमने आपको भी इसी कार्य के लिए बुलाया है। हम चाहते हैं कि हमारे पोते अर्जुन और अपनी होने वाली पत्नी रावी के साथ अपनी भावी जिंदगी के लिए यहाँ हमारे साथ इन अनुष्ठान को करें, प्रताप सिंह ने कहा। सबने उनकी बात पर हामी भरी। प्रताप सिंह सबको महल के उस ऊपरी हिस्से की पिछली तरफ लेकर आए, जहाँ एक बड़ी सी खुली छत बनी हुई थी। वहाँ हवन वगैरह की तैयारियां की गई थी। हवन के पास सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियां रखी हुई थी। उन्हें देखकर उर्मिला के शरीर में कपकपी सी उठी, जबकि बाकी परिवार वाले उन्हें देखकर हैरान थे। दादा साहब, हम लोगों के बीच में इन मूर्तियों का क्या काम? ये कौन है? दीपक सिंह ने जिज्ञासा से पूछा। दीपक सिंह ने प्रताप सिंह को गुस्सा दिला दिया था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने जज्बातों पर काबू रखकर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ऐसे बात नहीं करते। कोई आम मूर्तियाँ नहीं हैं। ये इस खानदान की उन कुलवधुओं की मूर्ति हैं जिन्होंने इस खानदान को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। वहाँ बैठने से पहले मिसेस चौहान ने कहा, आप सब लोग जब यहाँ इकट्ठा हो ही गए हैं तो मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिसेस चौहान की बात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रताप सिंह ने बात को टालते हुए कहा, जो भी बात होगी वो हवन के बाद होगी। मैं इस सब में नहीं मानती हूँ। यहाँ मौजूद ये लोग भी आपके डर से यहाँ बैठे हैं। इससे पहले कि ये किसी झूठी पूजा या अनुष्ठान में बैठे, मैं सबके सामने कुछ सच बताना चाहती हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद ये लोग आपकी शक्ल भी ना देखे। मिसेस चौहान ने बिना डरे बोले जा रही थी। उनकी बातें सुनकर प्रताप सिंह भी समझ गए थे कि अब ये क्या करने वाली होगी। सबके सामने अच्छा होने का दिखावा करने की वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगले ही पल मिसेस चौहान सबके सामने प्रताप सिंह का राज खोलने वाली थी, एक ऐसा राज जिसे वो सदियों से छुपाते आ रहे हैं। मिसेस चौहान ने तेज आवाज में कहा, आप अपने बड़े दादा साहब की बहुत इज्जत करते हैं, इनके कहीं बात आप मानते हैं। क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि ये आखिर हैं कौन? क्या आपको पता है कि इनकी उम्र क्या है? यहाँ सब जानते हैं कि हम उम्र में काफ़ी बड़े हैं, हमसे 100 साल के ऊपर पार कर लिए हैं। इसमें पूछने की क्या बात है? प्रताप सिंह काफ़ी नरमी से बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर गुस्से की ज्वाला दहक रही थी। 100 साल से ऊपर? मिसेस चौहान फिर बोली, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपने 50 भी पार नहीं किए होंगे। आप रविंद्र भाई साहब के दादाजी होते तो भी आपकी उम्र 150 के ऊपर होती, लेकिन आप तो ठहरे बड़े दादा साहब, फिर तो आपकी उम्र पक्का 500 से ऊपर होगी। इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद आप खुद को जिंदा कैसे रख पा रहे हैं? जिंदा रखना तो एक बार के लिए किसी करिश्मे या चमत्कार के तहत हो सकता है, लेकिन इतना जवान कैसे रह लेते हैं? क्या कोई सर्जरी करवाई है? मिसेस चौहान गुस्से में काफ़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। वहाँ खड़े सभी लोग उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। रविंद्र प्रताप सिंह उनकी तरफ बढ़े और जोर से चिल्लाए, आप होती कौन है इस तरह हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य की बेइज्जती करने वाली? आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कितने भी साल की हों? अगर आप रावी के चाचा चाची नहीं होते तो इसी वक्त आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देता। हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। इस बूढ़े की सच्चाई जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अरे, हम अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी ना होने देंगे। क्या पता कल को उसे मार वार देंगे तो? मिसेस चौहान ने बदतमीजी से जवाब दिया। रावी को वहाँ से ले जाने की बात सुनकर रावी घबरा गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन उसकी चिंता समझ सकता था। उसने रावी का हाथ पकड़ा और कहा, आपको जहाँ जाना है आप जा सकती हैं, लेकिन रावी कहीं नहीं जाएगी। रावी और मेरी सगाई हो चुकी है। 2 दिन बाद हमारी शादी भी है। मैं रावी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। अर्जुन, तुम चुप करोगे? यहाँ ये लोग बड़े दादा साहब की इतने बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट किए जा रहे हैं, और तुम्हें अभी भी इस लड़की से शादी की पड़ी है? रविंद्र प्रताप सिंह गुस्से में अर्जुन पर चिल्लाए, तुम तो वैसे भी शादी से खुश नहीं थे, अब अचानक क्या हो गया जो तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है, वो भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर? दीपक प्रताप सिंह ने कहा। प्रताप सिंह का परिवार आपस में ही बहसबाजी पर उतर आया था। वहाँ गहमे को भरता देखकर उर्मिला ने बीच में कहा, देखिए, आप आपस में लड़ाई मत कीजिए। हम लोग यहाँ एक अच्छे काम के लिए आए हैं, उसे पूरा करते हैं।
फिर आराम से बैठकर इस मसले को भी सुलझा लेंगे। उर्मिला ने बहुत ही शांत कराने की कोशिश की। अब यहाँ कुछ भी आराम से नहीं सुलझने वाला उर्मिला। सबसे पहले तुम अपने बेटे को समझाओ, जिसने कसम खा रखी है कि वो जो भी करेगा हमारे खिलाफ जाकर ही करेगा। रविंद्र प्रताप सिंह ने जवाब दिया। कोई उसे कुछ कहता उससे पहले अर्जुन रावी को लेकर वहां से नीचे जाने लगा। उसके इस बर्ताव को देखकर पूरा सिंह परिवार तो हैरान था, तो वही प्रताप सिंह और उनकी तीनों पत्नियां जो मूर्ति के रूप में थी वो भी दंग रह गई। अर्जुन से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों को ठिकाने लगाना जरूरी है, प्रताप सिंह ने अपने मन में कहा और गुस्से भरी नजरों से मिसेस चौहान की तरफ देखा। प्रताप सिंह ने मिस्टर चौहान से कहा, गांव वालों से आपके और आपके बेटे की काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसी वजह से हमने रावी को इस परिवार के लिए चुना। हमें नहीं पता था कि आप इस तरह के हैं। आपने तो हमारे पोते को हमारे ही खिलाफ भड़का दिया। अगर हमसे कोई प्रॉब्लम थी तो हमसे आकर बात करते। यहाँ इस तरह तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी। प्रताप सिंह काफ़ी नरमी से बात कर रहे थे। ड्रामा तो ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया में तुम जैसा संत महात्मा आज तक पैदा ही नहीं हुआ हो। मिसेस चौहान ने उनकी बातें सुनकर मुंह बनाया। दादा साहब, आप इन जैसे गिरे हुए लोगों से इतने प्यार से कैसे बात भी कर सकते हैं। अरे ये आपकी इंसल्ट कर रहे हैं और आप हैं कि अभी भी इन्हें मान सम्मान दिए जा रहे हैं। आपकी निगाह में आपकी जगह हम होते तो इन्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाल देते। रविंद्र प्रताप ने मिस्टर चौहान का हाथ पकड़ा और उन्हें लगभग घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगे। रुको रविंदर, प्रताप सिंह ने कहा। उसी के साथ रविंद्र प्रताप सिंह चुप हो गए। इन लोगों को तो यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन इस तरह से मत निकालो। इनकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी है। हम नहीं चाहते कि हम हमारे घर आए मेहमानों को इस तरह धक्के मारकर बाहर निकालें। प्रताप सिंह की बात सुनकर मिसेस चौहान हंसी और तालियां बजाने लगी। आपकी इस एक्टिंग के लिए तो आपको कोई ना कोई अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। खैर, उसको जाने देते हैं। हमें अभी यहाँ रुकने का कोई शौक़ नहीं है। पहले हमें हमारा बेटा लौटा दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। कौन से बेटे की बात कर रही हैं आप? आपने ही तो कहा था कि आपने उसे किसी काम से गांव भेजा है। दीपक सिंह ने कहा। हमने उसे कहीं नहीं भेजा था। वो तो कुछ पिछले 2 दिनों से मिल ही नहीं रहा। ज़रूर उसे इसने मार दिया होगा। आप इन्हें कैसे जानती हैं? ये आपने बहुत खतरनाक है। इसने रावी की शादी अर्जुन से करवाने के लिए हमें पैसे दिए थे, क्योंकि वो एक मिसेस चौहान उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बात पूरी भी करती उससे पहले अचानक उनके शब्द लड़खड़ाने लगे। वहाँ मौजूद सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियों के होंठ हिल रहे थे। मिसेस चौहान लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी और उनकी आंखें बाहर निकल आई। अचानक उनका हाल देखकर सब घबरा गए। रविंद्र प्रताप सिंह बोले, लगता है इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है। हमें जल्दी से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा। मैं अभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए कॉल करता हूँ। आप गाड़ी लेकर इन्हें नीचे लेकर आइए। दीपक सिंह ने कहा। थैंक गॉड उन्नति और उसके फ्रेंड्स यहाँ नहीं आए, वरना उसे भी यहाँ का ये ड्रामा झेलना पड़ता। कार्तिक ने आंखें घुमा कर कहा। वो वहाँ से जाने को हुआ तभी रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा, कार्तिक तुम कहाँ जा रहे हो? एटलीस्ट इन्हें उठाने में हेल्प तो कर ही सकते हो ना। मिस्टर चौहान और कार्तिक ने मिसेस चौहान को मिलकर संभाला और नीचे ले जाने लगे। वहाँ अचानक हुए हादसे की वजह से सबका ध्यान बट गया था, लेकिन उर्मिला अभी भी वहीं पर जड़ खड़ी थी। उसने एक नज़र तीनों मूर्तियों की तरफ डाली जिनके होंठ हिल रहे थे। उन्हें देखकर उर्मिला के अंदर डर के मारे कपकपी उठी। तभी जानकी उसके पास आकर बोली, क्या हुआ जीजी, आप यहाँ खड़ी क्या सोच रही हैं? चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं। अब तो साक्षात भगवान आकर भी उन्हें नहीं बचा सकते, उर्मिला ने डबडबा कर कहा, और इसी के साथ उसके आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क पड़ी। जानकी उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाती उससे पहले उर्मिला तेज़ी से नीचे जाने लगी। उसके पीछे पीछे जानकी भी थी। सब लोग मिसेस चौहान के साथ जा रहे थे। मिसेस चौहान के मुंह से खून निकलने लगा। उन सबके वहाँ से हटते ही प्रताप सिंह ने उन तीनों मूर्ति की तरफ देखकर कहा, अब बस कीजिए वरना वो मर जाएगी। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रताप सिंह उन्हें वहीं छोड़कर नीचे जाने लगे। मिसेस चौहान के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी लाश घर के आंगन में पड़ी थी और मिस्टर चौहान वहां उनके पास बैठे रो रहे थे। उनका शोरगुल सुनकर सब बाहर निकल कर आए तो नीचे मिसेस चौहान की लाश देखकर वो सभी हैरान थे। रावी जल्दी से उनके पास आई और उन्हें संभालने लगी। वो भी रो रही थी। ये सब कैसे हो गया चाचा जी? थोड़ी देर पहले तो चाची जी बिल्कुल ठीक थी, रावी रोते हुए बोले। मिस्टर चौहान ने उसे मिसेस चौहान से दूर धकेला। वो उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू तो है ही मनहूस। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरे बेटे और पत्नी को। इसकी कोई गलती नहीं है। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? अर्जुन ने वहां आकर रावी को संभाला। अर्जुन रावी को संभाल रहा था। वो लगातार रोई जा रही थी। उनसे कुछ दूरी पर एक कमरे के बाहर नंदिनी, पार्थ, उन्नति, हेजल और गौरव खड़ी थी। वो सब हैरानी से मिसेस चौहान की लाश को देख रहे थे। थैंक गॉड हम लोग ऊपर नहीं गए। अचानक इन्हें क्या हो गया जो इनकी इतनी दर्दनाक मौत हो गई? हेजल ने डेड बॉडी की तरफ देखा। आई थिंक हमें भी ऊपर जाना चाहिए था।
कम से कम पता तो चलता कि इनके साथ हुआ क्या होगा। नंदिनी ने जवाब दिया, नहीं यार, हेज़ल ठीक कह रही है। अच्छा हुआ जब हम ऊपर नहीं गए, वरना जो हाल इनका हुआ है क्या पता हम में से किसी एक का होता। पार्थ ने कहा। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्नति रावी के पास गई और अर्जुन के साथ उसे संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे अपनी पत्नी को अभी यहाँ से लेकर जाना है। मुझे अब इस मनहूस जगह पर और नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। मैं शांति से अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, मिस्टर चौहान रोते हुए बोले। रविंद्र प्रताप सिंह ने उनकी बात पर हामी भरी। थोड़ी देर पहले दोनों में बहसबाजी हो रही थी, लेकिन अब रविंद्र प्रताप सिंह ने तुरंत उनके लिए जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करवाया। मिसेस चौहान की लाश को गाड़ी में रखवा दिया गया था। मिस्टर चौहान वहाँ से जाने लगे तब रविंद्र प्रताप उनके पास आकर बोले, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इस तरह से यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहन जी के साथ मेरी बहसबाजी का ये असर होगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रविंद्र प्रताप ने हाथ जोड़कर कहा। उनके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हो सके तो श्रीमती जी की आखिरी बातों पर गौर कीजिएगा। बाकी आपको बता दें, हमारी श्रीमती जी हमेशा से अपनी सेहत के लिए काफ़ी जागरूक थी। उन्हें तो छींक तक भी नहीं आती थी, फिर इतनी बड़ी बीमारी अचानक कैसे हो सकती है। अब हम और यहाँ रुकना नहीं चाहते, ना ही कुछ कहना चाहते हैं। मिस्टर चौहान ने इतना ही कहा, वहाँ से जाने लगे। उन्हें वहाँ से जाता देखकर रावी भी उनके पास आई और उनके साथ जाने की कोशिश करने लगी। उसके साथ अर्जुन भी था। मिस्टर चौहान रावी से गुस्सा थे क्योंकि उसकी शादी में आने की वजह से ये सब हुआ था। मिस्टर चौहान मिसेस चौहान की लाश को लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो रहे थे। उनकी गाड़ी महल के मुख्य द्वार से बाहर भी नहीं निकली थी कि एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी ब्लास्ट हो गई। देखते ही देखते गाड़ी आग में जलने लगी। वो सब कुछ कर पाती उससे पहले गाड़ी आधे से ज़्यादा जल चुकी थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर मौजूद सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियों के होंठ अभी भी कुछ बड़बड़ाते हुए हिल रहे थे। उर्मिला ने गुस्से से नंदिनी की तरफ देखा। उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे ऊपर ले जाने लगी। आंटी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, हमें तुमसे बात करनी है। इधर अर्जुन ने प्रताप सिंह की आवाज़ सुनी तो उसने हल्के गुस्से में कहा, मेरे होते हुए रावी अनाथ नहीं हो सकती। इसने जो भी डिसीजन लिया है मैं इसके साथ हूँ और आई थिंक आपको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्जुन के चाचा दीपक सिंह ने उसका साथ देते हुए कहा, तुम्हारे आपत्ति होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दीपक। हम नहीं बोल सकते कि इन्होंने कैसे हमारे दादा साहब का अपमान किया था। ये लड़की इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं। अभी मौका सही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर यह शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती। रविंद्र प्रताप ने इतना ही कहा, वहाँ से अंदर चले गए। दादा साहब, आप ही कुछ समझाइए भाई साहब को, पता नहीं क्यों जिद लेकर अड़े हैं। कुछ गलत नहीं कहा उसने। ये लड़की अब घर की बहू नहीं बन सकती। जो भी हुआ उसका हमें भी दुख है। वादा करते हैं इसके भविष्य में इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, पर यह इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। रावी खुद को काफ़ी लाचार महसूस कर रही थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उसके भावों को समझते हुए कहा, डोंट वरी, हमारी शादी कल ही होगी। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। ऊपर उर्मिला देवी अपने कमरे में नंदिनी के साथ मौजूद थी। उर्मिला का सारा गुस्सा नंदिनी पर फूट पड़ा। उनकी बात सुनकर नंदिनी काफ़ी हैरान हुई। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैंने क्या किया है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने उनका मर्डर किया है। तुमने उनका मर्डर नहीं किया, लेकिन उनके साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इतने साल तक इन्हें चंद्रवंशी के होने की भनक तक नहीं पड़ी थी, परंतु जब से तुमने यहाँ कदम रखा है अनहोनियों का दौर फिर से शुरू हो गया। उर्मिला ने कहा, हो रियली? मतलब चंद्रवंशियों की गलती है कि वो चंद्रवंशी हैं? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। उर्मिला देवी ने सच में नंदिनी के आगे हाथ जोड़ लिए। नंदिनी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से जाने लगी। उर्मिला देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी आंटी, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। नंदिनी ने उनका हाथ झटक कर अपना फैसला सुनाया। मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए रुकी हुई हूँ जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम मुझसे जुड़ा हुआ है। वो इतने सालों से बिना किसी गलती के यहाँ पर सज़ा भुगत रही हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? उर्मिला ने हैरानी से पूछा। राजकुमारी नंदिनी। नंदिनी ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया। उन्हें यहाँ से आज़ादी दिलाए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे इससे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पागल मत बनो लड़की। उन्हें आज़ादी दिलाने के चक्कर में तुम खुद इस महल के चार दीवारी में कैद होकर रह जाओगी। आपको किसने कहा कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? मुझे ये बात किसी को बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बातों से साफ है कि आप चंद्रवंशी को बलि से बचाना चाहती हैं। मैं राजकुमार नंदिनी के ख़ानदान से ही हूँ, उन्हीं के वंशज, उन्हीं का अंश। इस नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन्हें मुक्ति दिलाऊं। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ तुम। उर्मिला अपनी तरफ से नंदिनी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो दोनों बातें कर रही थी, तभी कमरे पर किसी की दस्तक हुई। बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उर्मिला ने नंदिनी को चुप रहने का इशारा किया। उसने अंदर से ही दरवाज़ा आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है बाहर?
माँ मैं हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बाहर से अर्जुन की आवाज़ आई। उर्मिला देवी ने दरवाज़ा खोला और अर्जुन को अंदर आने दिया। उसके अंदर आते ही उन्होंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर नंदिनी को देखकर अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई। हम बाद में आते हैं, कहकर अर्जुन वहाँ से जाने लगा। तभी उर्मिला देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। नहीं अर्जुन रुको, इस समय तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। उर्मिला देवी ने कहा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हम चाहते हैं तुम नंदिनी को समझाओ ताकि वो यहाँ से चली जाए। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी कि बड़े दादा साहब कौन हैं और ये महल में क्या चल रहा है। अर्जुन ने नंदिनी से बात करने के लिए उर्मिला के सामने शर्त रखी। उर्मिला ने उन दोनों को हमें भरते हुए कहा। अब तक तो तुम्हें इतना समझ आ गया ही होगा कि प्रताप सिंह यानी कि तुम्हारे बड़े दादा साहब कोई आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वो कोई भूत या आत्मा? नंदिनी ने पूछना चाहा, फिर वो बोलते हुए रुक गई। उसने कुछ क्षण रुककर कहा, लेकिन देखने में तो वो बिल्कुल एक आम इंसान ही नजर आते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक आम इंसान ही है, उर्मिला देवी ने जवाब दिया। अगर वो इंसान है तो फिर उन्हें बलि देने की क्या ज़रूरत है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। वो हम चंद्रवंशी को मारकर उनका खून इकट्ठा करते हैं, जिससे वो उन्हें पावर मिलती है। हे ईश्वर, इसका मतलब तुम उनकी नज़रों में आ चुकी हो और सुबह भी पूजा भी तुम्हें पहचानने के लिए रखी गई थी। वो 3 मूर्तियाँ कोई आम मूर्तियाँ नहीं थी, बल्कि वो उनकी 3 पत्नियों सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की थी। 3 पत्नियाँ? अर्जुन अब तक उनकी सारी बातें गौर से सुन रहा था। उसने कहा, शायद मिस्टर और मिसेस चौहान को इस बारे में कुछ तो पता लग गया होगा, तभी वो सुबह दादासा से बहस कर रहे थे। ठीक है, जो भी है, अब आप ज़्यादा सस्पेंस मत बनाइए और हमें प्रताप सिंह और उनकी तीनों वाइफ के बारे में बताइए, नंदिनी ने कहा। प्रताप सिंह यानी कि हमारे बड़े दादा साहब इस वंश के तीसरे राजा थे। उनका शासनकाल 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ करता था। उर्मिला उन्हें प्रताप सिंह के बारे में बता रही थी। तभी अर्जुन और नंदिनी के दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या 12वीं शताब्दी? लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे हैं? क्या वो खुद को जिंदा रखने के लिए उस घड़े में रखा हुआ खून पीते हैं जो चंद्रवंशियों का हो सकता है? उर्मिला की बातें उन दोनों को हैरानी में डाल रही थी। नंदिनी के बाद अर्जुन ने पूछा, उन्हें सबसे पहले बताया किसने होगा कि खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें चंद्रवंशियों की बलि देनी होगी? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। माँ, फिर ये सब कैसे पॉसिबल है? बताते हैं, सब बताते हैं, पर तुम दोनों अपना मुंह तो बंद रखो। एक बार महल में मातम का माहौल था। पिछले 6 महीनों में एक एक करके प्रताप सिंह के महल में जितने भी पुरुष थे वो एक विशेष तरह की बीमारी का शिकार होकर मर चुके थे। अब वहाँ काम करने वाले दास दासियों के अलावा प्रताप सिंह और उनकी 3 पत्नियों के अलावा कोई और नहीं बचा था। टू बी कंटिन्यूड।